बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं रॉबिन्स चैप्टर नंबर 12 की पार्ट 8 की वीडियो को। इस पार्ट में इंशाल्लाह इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया को डिस्कस करना है। इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया में बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वही आरबीसी की सेल में लगती हैं और रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती किस तरह से हैं? या तो ये स्पॉन्टेनियसली अराइज होती हैं, खुद ब खुद बनती हैं, या फिर कुछ ना कुछ एक्सोजेनस एजेंट्स यानी कि ड्रग्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करती हैं कि वो बॉडी की अपने ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें। एनीवेज ये जो बीमारी है जो बहुत कॉमन नहीं है, इसी वजह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पढ़ने बार हमने है। अच्छा, इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो बेसिस पे। नंबर एक, नेचर ऑफ एंटीबॉडी की बेस पे, जैसा कि आप देखते हैं वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया और कोल्ड एंटीबॉडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया। और दूसरा, प्रेजेंस ऑफ प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, यानी पहले से जो बीमारियां मौजूद हैं उनकी बेस पे भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जिस तरह ये जो टेबल बनाया हुआ है उन्होंने, इसमें आप देख सकते हैं वो बहुत सही प्री डिस्पोजिंग कंडीशन बता रहे हैं कि भाई जिन लोगों को सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस होता है उनमें भी हो सकती है। फिर जिन लोगों को हम यहाँ पे देखते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता है उन लोगों के अंदर भी हो सकता है। तो कुछ प्री डिस्पोजिंग कंडीशन भी होती है जो कि इस एनीमिया को लीड करती हैं। इस एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। नंबर एक का नाम है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, नंबर दो का नाम है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। एक तो बात आपको पता है, ये हमारे पास मिसाल के तौर पे ब्लड वेसल मौजूद है। इस ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारे आरबीसीज मौजूद हैं। अब आरबीसी की सरफेस के ऊपर बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव, ज़ाहिर सी बात है इसकी सरफेस पे आर एच एंटीजन भी मौजूद होगा, ठीक है, और इसकी सरफेस पे ए एंटीजन भी मौजूद होगा। तो बहुत सारे एंटीजन आपके आरबीसी के मौजूद होते हैं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसी तरह हमारा जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होते हैं। नॉर्मल ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं। जो एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया है ये वो है, उनको डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करते हैं, तो इसमें भी कोई, हाँ, अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो गई कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटीबॉडीज़ आपके आरबीसी पे अटैच होना शुरू हो गए, तो फिर ज़ाहिर बात है ये एंटीबॉडीज़ आरबीसी पे अटैच होंगे तो आरबीसी इस पर भी एंटीबॉडी अटैच होगा, इस पर भी एंटीबॉडी अटैच होगा, ये एक दूसरे को चिपका देंगे और इस तरह करते करते आरबीसी जो है वो एग्लूटिनेट होना शुरू हो जाएंगे। हम पढ़ते हैं ना, अगर गलत ब्लड किसी बंदे को दे दें, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें तो भी एग्लूटिनेशन होती है। उसकी वजह बेसिकली यही होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ये बंदा ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसके अंदर एंटीजन ए है, आर एच है, और इसके सीरम में एंटीबॉडी बी भी होगी, यानी एंटी बी मौजूद होगा। अब अगर मैं इस बंदे को बी ब्लड ग्रुप देना शुरू कर दूँ तो ज़ाहिर सी बात है जब मैं बी ब्लड ग्रुप दूंगा तो वो जितने आरबीसी जिनके सरफेस बी लगा हुआ है वो तो इसकी एंटीबॉडी से रिएक्ट कर जाएंगे ना, और वो सारे आरबीसी जो मैंने ट्रांसफ्यूज़ किए बंदे में वो एग्लूटिनेट कर देंगे, क्योंकि आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है और इस बंदे के ब्लड में एंटीबॉडी बी है। सही होगी ना बात? तो अब हम जो टेस्ट करते हैं वो दो तरह के टेस्ट हैं। एक है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम इंसान की आरबीसी पे मौजूद एंटीबॉडीज़ को चेक करते हैं। किस तरह चेक करते हैं? इसमें से आपने आरबीसी को निकाल लिया, जितने भी ब्लड के अंदर आरबीसी थे पेशेंट के उसको निकाल लिया आपने, और इसमें हमने सीरम डाला। जो सीरम डाला ना वो हम डालते हैं एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़ सीरम, यानी एंटीबॉडी की एंटीबॉडीज़। समझ रहे हैं बात को? या आप कह लो एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स, सही, या एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पता है ना, वो जब एक इम्यून रिएक्शन होता है उसमें पूरी एक कॉम्प्लीमेंट कैस्केड होती है, वो जिसमें C3 C4 C5 C9 C10 इस तरह सारा पूरी कॉम्प्लीमेंट कैस्केड होती है। तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट कैस्केड का कंपोनेंट आपके आरबीसी की सरफेस पे अटैच हुआ तो ज़ाहिर बात है कॉम्प्लीमेंट कैस्केड तो आमतौर पर बैक्टीरिया वगैरह पे होती है ना, तो आपके जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो कहेंगी हैं इस आरबीसी पे अटैच हुआ है, वो इसको इसके खिलाफ काम करना शुरू कर देंगी और एग्लूटिनेट करना शुरू कर देंगी। किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर आरबीसी के ऊपर कोई एबनॉर्मल एंटीबॉडी या कोई कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ तो आरबीसी एग्लूटिनेट करना शुरू कर देंगी, और इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट कूम्स टेस्ट है। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट आरबीसी की सरफेस पे लगे हुए एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। दूसरा है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम पेशेंट का सीरम लेते हैं, इस ब्लड में से सिर्फ सीरम को लेंगे और सीरम को लेके इसके अंदर हम आरबीसीज़ खुद डाल देंगे। जब हम आरबीसी डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सीरम के अंदर कोई जज्बाती किस्म की एंटीबॉडीज़ तो नहीं है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि एक पेशेंट हो जिसके आरबीसी बेचारे बिल्कुल मासूम हो, आरबीसी के ऊपर कोई एबनॉर्मल कॉम्प्लीमेंट ना हो, कोई एबनॉर्मल एंटीबॉडी ना हो, लेकिन उस पेशेंट के एंटीबॉडीज़ इतने जज्बाती हुए हुए हो कि वो नॉर्मल आरबीसी को भी फड़का देते हों, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में हम सीरम लेते हैं, सीरम के अंदर आरबीसी डालते हैं और देखते हैं कि ये सीरम इन आरबीसी को तबाह तो नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल को भी तबाह कर रहा है तो हम समझ जाएंगे यार सारा मसला इसी में है।
हाँ, अगर वो फिर मुख्तलिफ तरह के आरबीसी डाल के चेक करेंगे और फिर देखेंगे कौन से वाले आरबीसी को वो एग्लूटिनेट कर रहा है, और हमें पता चल जाएगा कि किस तरह की एंटीबॉडी सीरम में ज़्यादा हुई हैं। अगर एग्लूटिनेशन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि सीरम की जो एंटीबॉडीज है वो नॉर्मल है, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये हो गया आपके पास इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। किसका मकसद ये है कि इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट सीरम एंटीबॉडीज़ को टेस्ट करता है और डायरेक्ट कूम्स टेस्ट आरबीसी की सरफेस पे लगी हुई एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट को टेस्ट करता है। गुड हो गई बात। तो हमने पहले डेफिनेशन देख ली, दो तरह की क्लासिफिकेशन देख ली, फिर दो तरह के डायग्नोसिस देख लिए। अब हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक टाइप है वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया, दूसरा है कोल्ड एंटीबॉडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया। वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया में ये होता है कि बहुत ही हाई एफिनिटी ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ का मतलब है ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कि बॉडी के अपने ही सेल्स पे काम कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, रेड सेल्स जो बॉडी के अपने ही है ना, कोई पराये तो नहीं है। तो ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो रेड सेल्स को तबाह करना शुरू करती हैं, रेड सेल्स की सरफेस पे लग जाती हैं। जब ज़ाहिर सी बात है रेड सेल की सरफेस पे कोई ना कोई एंटीबॉडी लगी होगी, तो जब ये रेड सेल्स स्प्लीन में से गुजरेंगे, स्प्लीन तो फ़ौरन उसका फैगोसाइटोस कर देगी ना, स्प्लीन कहेंगी हैं इस पर एंटीबॉडी लगी है, लगती है कोई बैक्टीरिया वगैरह है, फर्दर को ख़त्म कर देगी। ठीक है, या ना भी ख़त्म किया, उसकी मेम्ब्रेन को ही अगर थोड़ा बहुत काट कूट दिया, जिसको वो कहते हैं निबलिंग। ठीक है, एक तो होगा ना सीधा सीधा एरिथ्रोफैगोसाइटोसिस। ठीक है, दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर इनकम्प्लीट कंजम्पशन की, कि हमने देखा कि आरबीसी की सरफेस पे थोड़े बहुत लगे हुए एंटीबॉडी, हमने थोड़ी थोड़ी उसकी मेम्ब्रेन तोड़ दी, तो मेम्ब्रेन तोड़ने की वजह से आरबीसी की मेम्ब्रेन छोटी होती जाएगी और आरबीसी सफ़ेयर से बनेगा, जैसा कि हमने स्फेरोसाइटोसिस में पढ़ा था। तो वो जो स्फेरोसाइट बन जाते हैं आरबीसी की, वो भी आपको पता है स्प्लीन में बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। गुडो की बात। कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो कि ये हाई अफिनिटी ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं और आरबीसी की सरफेस पे लगती हैं? आमतौर पे इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG होती हैं जो कि इस तरह लगती हैं। ठीक है, और कभी कभी IgA भी ये वाले करतूत करती हैं। ओके होगी बात। और ज़ाहिर सी बात है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे ये काम करती है। कॉजेज़, ये बीमारी होती क्यों है? ज़्यादातर लोगों में क्यों होती है हमें कॉज नहीं पता, यानी कि आइडियोपैथिक, एग्जैक्ट कॉज अननोन। कुछ लोगों में दूसरे इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर होते हैं, जिस तरह हम सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस। सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस होती है कि जिसमें WBC के खिलाफ इम्यूनिटी है। ठीक है, तो कोई ऐसी WBC के खिलाफ इम्यूनिटी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता RBC के खिलाफ इम्यूनिटी बन जाती है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कॉज क्या है? अननोन कॉज। नंबर 2, इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर 25% लोगों में इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर होती है, और बाकी कुछ लोगों में कुछ ड्रग्स के रिएक्शन के तौर पे भी ये मसला बन जाता है। कोडों की बात, यहाँ तक भी कोई मसला नहीं है। क्लिनिकल सिवियरिटी की बात की जाए तो वेरिएबल होती है। ज़्यादातर लोगों में लंबे अरसे तक माइल्ड एनीमिया, और ज़ाहिर बात है चूँकि स्प्लीन आपके आरबीसी को तोड़ रही है तो कुछ हद तक मॉडरेट स्प्लीनोमेगेली, लेकिन कोई एज सच ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने कहा था कि जो ड्रग्स हैं ये भी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ड्रग्स कैसे प्रॉब्लम को कॉज कर सकते हैं? जैसा कि वो एक ड्रग बता रहे हैं अल्फा मिथाइल डोपा, ये ऑटो एंटीबॉडीज़ को बनाता है, मतलब एंटीबॉडी से कहता है कि यार रेड सेल को तबाह करना शुरू करो। तो ड्रग्स के क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। नंबर 1 बात, हो सकता है ड्रग्स जो हैं वो टी सेल टॉलरेंस को ख़त्म कर दे। टी सेल टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि हमने अपनी बॉडी के टी सेल्स को समझाया हुआ होता है कि तुमने बॉडी के अपने सेल्स को तबाह नहीं करना। इसको कहते हैं टी सेल टॉलरेंस, कि टी सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के अपने सेल्स को टॉलरेट कर लेते हैं। अलबत्ता अगर कोई ट्रांसप्लांट हुआ या कोई बैक्टीरिया आया तो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, उसको तबाह कर देंगे। ठीक है, ये होती है टी सेल टॉलरेंस। तो हो सकता है ड्रग्स इस टी सेल टॉलरेंस को ख़राब कर दें और टी सेल्स अपने ही आरबीसी को भी टॉलरेट करना छोड़ दें। ठीक हो गया। नंबर 2 वो कह रहे हैं कुछ ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन, ये ड्रग्स आरबीसी की सरफेस पे लगते हैं और फिर एंटीबॉडी से कहते हैं कि भाई आरबीसी को तबाह करो, यानी कि आरबीसी को अट्रैक्ट करते हैं हैप्टेंस की तरह। तो यानी कि कह लो कि ये पेनिसिलिन जो होते हैं वो आरबीसी की सरफेस पे लग जाते हैं और फिर बॉडी के इम्यून सिस्टम से कहते हैं आ बैल मुझे मार, और जनाबे वाली आरबीसी तबाह होना शुरू होते हैं। आरबीसी कहते हैं यार पेनिसिलिन तुम अच्छे हमारे दुश्मन निकले हो। तीसरा काम ऐसा भी हो सकता है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ड्रग के ख़िलाफ़ बड़ी जज्बाती होती हैं और जज्बात में वो आरबीसी को भी तबाह करना शुरू कर देती हैं। गुड हो गई बात। तो ये 3-4 तरीक़ों से हमने देखा कि ड्रग्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम को कॉज कर सकते हैं। एनीवेज, वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया में हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज़ हैं, IgG और IgA होती है यहाँ पे। ठीक। कोल्ड एंटीबॉडी में क्या होता है? इसमें बड़ी लो अफिनिटी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ख़ासतौर पे IgM एंटीबॉडीज़। ये जो लो अफिनिटी एंटीबॉडीज़ हैं ये जब ठंडा टेम्परेचर हो, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा हुआ हो, उस टेम्परेचर पे आरबीसी की सरफेस पे अटैच होंगी। अब आप पूछोगे ह्यूमन बॉडी में जो टेम्परेचर होते नहीं, यार वो होता नहीं बिल्कुल, कभी कभी हाथ बहुत ठंडे हुए भी होते हैं, उंगलियां बहुत ठंडी हुई भी होती हैं, या ऐसी जगह। तो ऐसी पेरीफ्री वाली जगहों पे
ये काम करेगा। ऐसी पेरिफेरी वाली जगहों पे जो इंसान के आरबीसी होती हैं, उन आरबीसी की सरफेस के ऊपर आईजीएम अटैच हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ठंडी ठंडी जगहों पे सारी बात है, आईजीएम अटैच होगा तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट कैस्केड भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं C3B इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। लेकिन जो बाकी का कॉम्प्लीमेंट कैस्केड है ना, C4 C5 और वो बाकी सारा जो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड है, वो कहता है यार इतने ठंड में हमने काम नहीं करना, तो बाकी कॉम्प्लीमेंट कैस्केड 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि गर्म टेम्परेचर पे ही काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठंड वाली जगह पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट जरूर होगा, लेकिन आरबीसी का मुकम्मल ब्रेकडाउन नहीं हो सकेगा, सही। अब यही जो ब्लड है ये सर्कुलेट करता करता है बॉडी के वार्म रीजन्स में भी जाएगा, गर्म जगहों पे भी जाएगा। जब गर्म जगहों पे जाएगा तो ये जो आईजीएम था ये दोबारा उतर जाएगा, क्योंकि आईजीएम सिर्फ तब लगता है जब बहुत ठंड हो, 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तब लगता है, ठीक है। तो ये दोबारा उतर जाएगा, लेकिन आरबीसी पे ये C3B लगा रहेगा। तो जब गर्म जगह पे ये आरबीसी गया, इस आरबीसी के ऊपर C3B लगा हुआ था, ब्लड देते हैं, अभी कॉम्प्लीमेंट का स्टार्ट हुई है, तो बाकी के जो आए आपके पास C4 C5 जिन्होंने कहा था हम सिर्फ गर्म टेम्परेचर पे काम करते हैं, वो अब लगना शुरू हो जाएंगे और आरबीसी को जारी बात है डिस्ट्रॉय करेंगे, स्पिन वगैरह उसको एंटेक कर लेगी। तो ये कुछ मैकेनिज्म है आपका कोल्ड एंटीबॉडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया का, ठीक हो के बाद ज़्यादातर इसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस ही हो रहा होता है। अच्छा, फिर कई बार ये भी होता है कि जब आईजीएम अटैच होते हैं आपकी आरबीसी के ऊपर, तो वो आईजीएम जो होते हैं वो एग्लूटिनेट करना शुरू कर देते हैं आरबीसी को, और इन एग्लूटिनेशन की वजह से कई दफ़ा क्लॉट्स बनते हैं और एक्सट्रीमिटीज़ तक ब्लड जा नहीं पाता या ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम नाम देते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना। गुड हो के बाद इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी, अलबत्ता वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि बाज़ औक़ात नमूनिया, ख़ासतौर पे माइकोप्लाज्मा के नतीजे में जो नमूनिया होता है, इस नमूनिया से जब बंदा ठीक हो रहा होता है उस वक़्त ऐसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, हो सकते हैं। गुड हो के बाद और ख़ास तौर पे जो क्रोनिक फॉर्म्स हैं इस बीमारी की, वो अक्सर बीटा सेल नियोप्लाज्म यानी कि जो आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं उनका कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए, या एडियोपैथिक कंडीशंस की वजह से क्रोनिक फॉर्म्स बन रही होती हैं। तो ओवरऑल इसमें हमने क्या पढ़ा, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको डायग्नोज करने के लिए डायरेक्ट कूम स्ट्रेस और इनडायरेक्ट कूम स्ट्रेस होता है। डायरेक्ट कूम स्ट्रेस आरबीसी की सरफेस की एंटीबॉडीज़ को देखता है, इनडायरेक्ट कूम स्ट्रेस सीरम की एंटीबॉडीज़ के लिए होता है। वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया में आपके पास हाई एफिनिटी ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, IgG और IgA याद रख लें। इसमें इसके कॉज एडियोपैथिक हो जाते हैं, इम्यूनोलॉजी डिसऑर्डर होता है और ड्रग हो सकते हैं। फिर कोल्ड एंटीबॉडी में IgM खासतौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कोल्ड टेम्परेचर में कॉम्प्लीमेंट कैस्केड पूरी नहीं हो पाती। जब वार्म टेम्परेचर में आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड पूरी हो जाती है। अक्सर ये रेनॉल्ड फिनोमेना कॉज करता है। बस ये चंद बातें होती हैं याद रखने वाली। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।